गुड इवनिंग नीट बैचर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने लेक्चर लेके आ गए हैं डुअल नेचर का। जैसे कि हमने बोला था कि कंटिन्यूअस हम एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं और आपको जो भी टॉपिक मिले वो सब कवर करते चलना है। ठीक है, हमने टॉपिक को बहुत लेंदी नहीं किया है, लेकिन कंटेंट इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग रखा है कि जैसे ही टॉपिक पढ़ोगे वैसे ही नीट का पीवाईक्यू फिनिश हो जाएगा। समझ गए। अभी टाइम कम है तो हम चाहते हैं कि क्विक रिवीजन की तरह से हम इन चीजों को देखें। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके लिए 100% बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप एक बार दो बार या फिर एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं और फिर से क्योंकि रिवीजन की तरफ है, क्योंकि अब आपको जल्दी जल्दी रिवीजन ही करना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसीलिए हमने चीजों को ऐसा डिजाइन किया है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। समझ गए बात को? क्लियर है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। हाथ में कॉपी पेन लेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, देखिए हम बात करने जा रहे हैं नीट फिजिक्स सिलेबस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहां से ही क्यों स्टार्ट किया, यही टॉपिक्स और यही चैप्टर्स मैंने क्यों लिए। अगर आप इसका वेटेज एनालिसिस देखेंगे तो देखो ये सारे चैप्टर्स है, सबका अपना एक यहाँ पे एनालिसिस, सबका परसेंटेज पड़ा हुआ है। लेकिन स्पेशली ये जो आपको कलर फॉर्म में दिख रहा है ना, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, डुअल और एटम, ये सब क्या हमारे मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है। अगर इन सबको मैं कंबाइन कर लूँ ना तो ये कंबाइन करके 15% लेके जाते हैं नीट में। अकेले 15% स्कोर करने का मौका देंगे। सर 15% बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया ना तो आप एक रैंक गेन कर लोगे। 15% बहुत बड़ी बात होती है। 1 से 1 नंबर से काम बनता है। वहां पे सारी चीज ऊपर नीचे हो जाती है, सीट चली जाती है। या 15% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुमने ये मास्टर कर लिया ना ये वाला पार्ट, तो आप रैंक सिक्योर कर ले जाओगे। क्लियर है? तो वैसे ये ढेर सारे और चैप्टर्स है, जब इनका नंबर आएगा तो मैं इन पे भी बात कर लूंगी। अभी जो फोकस है, ये स्टार्ट मैंने यहां से क्यों किया, क्योंकि ये इजी थे और एक अच्छा खासा स्कोर हमें करके देंगे। ठीक है, तो अगर हमने यहां दम लगा दिया तो मजा आ जाएगी। समझ गए? इसीलिए बिल्कुल सीरियस होके चलना। ठीक है, हल्के में मत लो कि आसान है कर लेंगे, नहीं, इंपॉर्टेंट है इसलिए करना है। समझे? चलो शुरू करते हैं। तो अपने चैप्टर पे आते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। तो डुअल नेचर इस बारे में है कि लाइट पार्टिकल का बिहेवियर शो करेगी, तो पार्टिकल को लाइट का बिहेवियर शो करना पड़ेगा। किसका? डुअल नेचर, रेडिएशन और मैटर का। तो रेडिएशन जाएगा मैटर के बिहेवियर में और मैटर आएगा रेडिएशन के बिहेवियर में। तो इस तरह से इंटरचेंजेस होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अभी हम रेडिएशन को एज अ पार्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही ये नाम आता है तो लाइट किसकी तरह बिहेव करेगा? फोटॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। ये फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एक फिक्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, और अब ये जो पैकेट्स हमने बनाए हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कह रहे हैं, ये पार्टिकल कैसे हो गए? तो ये पार्टिकल ऐसे हो गए क्योंकि अब ये अपने साथ पी फॉर मोमेंटम कैरी करके चलेंगे। पार्टिकल मोमेंटम कैरी करता है, लाइट तो मोमेंटम कैरी नहीं करती। अब लाइट अगर मोमेंटम शो कर देगी तो मतलब पार्टिकल का बिहेवियर हो गया। और इसी इसी रिस्पेक्ट में ये जो हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, आप इतना विजुअलाइजेशन देख रहे हो कि एक फोटोन आया, मेटल सरफेस पे गिरा और इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, जिसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ लाइट आया तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये जो बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ लाइट की वजह से पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मोमेंटम भी होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। और क्योंकि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर रहा है, इसका मतलब वो मोमेंटम भी कैरी कर रहा है कहीं ना कहीं। दैट्स वाई हम जाते हैं उसके एक अलग नेचर पे, और उसी अलग नेचर को हम यहाँ पे डुअल नेचर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। यानी रेडिएशन किसका बिहेवियर शो कर रहा है? पार्टिकल का। समझे बात को? ठीक है, आ जाओ की कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो पूरा इफेक्ट हुआ इसे हम क्या बोलते हैं? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? क्वांटा। क्या बोलेंगे? क्वांटा विद लोकलाइज्ड एनर्जी एंड मोमेंटम। द मोमेंटम इज द की, सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से हम उसे क्या कह पाए हैं? पार्टिकल बिहेवियर कह पाए। समझे बात को? वेरी गुड। अब हम आते हैं मैटर एज वेव्स। अब मैटर ने वेव्स का बिहेवियर कैसे शो करना शुरू कर दिया? तो क्या हुआ कि जब हमने इस फिनोमेना की स्टडी करनी शुरू की, ऐसी चीजें शो हुई, तो फिर डी ब्रोगली आए और उन्होंने यूनिवर्स की सिमेट्री का लॉ उठाया। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में एक लॉ ऑफ सिमेट्री होता है। वो ये कहता है कि हर चीज के बीच में सिमेट्रिकल बिहेवियर है। जैसे आप एक एटम के अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस, उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू होते हैं। सेम वैसे अगर आप थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आओगे तो क्या होगा?
हमें सन मिलेगा और सन के अराउंड करते हुए हमें प्लैनेट्स मिलेंगे। सेम एज इट इज गैलेक्सीज का बिहेवियर, तो कुछ ना कुछ पैटर्न जो है वो सिमेट्रिकल है। तो इसी सिमेट्री के बिहेवियर को अगर हम देखेंगे तो डी ब्रोगली ने बोला कि अगर रेडिएशन पार्टिकल का बिहेवियर करेगी तो पार्टिकल के लिए फिर ये मस्ट हो जाता है कि वो भी रेडिएशन का बिहेवियर शो करे। रेडिएशन का बिहेवियर मतलब वेव की तरह क्या करे, ट्रैवल करे। तो इसलिए देखो लिखा है मैटर एज वेव। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो इलेक्ट्रॉन एक वेव का बिहेवियर शो करेगा। ऐसा कब होगा, तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल हम ले रहे हैं और अगर हमने इसे एक हाई वेलोसिटी से मूव कराया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, वेव शो करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे ही हमारी लाइट शो करती हैं। और उसके लिए डी ब्रोगली वेव का फॉर्मूला बना लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई चार्ज पार्टिकल हो, किसी भी तरह का कोई भी, ये स्पेशली मैटर वेव्स की बात हो रही है। ठीक है, स्पेशली चार्ज पार्टिकल्स की बात नहीं, ये मैटर वेव्स के लिए बना है। सिर्फ मास कंटेन करे वो और कुछ ना कंटेन करे, चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, तब वो ऐसा बिहेवियर शो करेगा। समझ गए बात को। ठीक है, आगे की कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज सच एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब इन्होंने स्टडी करनी शुरू की, इस तरह की चीजें की और इलेक्ट्रॉन को लेकर वो आगे ट्रैवल की, क्योंकि शो भी तो करोगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है भाई, कैसे वेव हो गया। तो ये जो डिफ्रैक्शन जैसे बिहेवियर है वो कौन करते थे, लाइट करता था। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब वो वेव नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। बात समझ गए, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे साफ साफ बात हमने एक लिखी है, सिंथेसाइज करके लिखी है कि मोमेंटम जो P है, ये जो P है ये क्या है, ब्रिज है किसके बीच के गैप का, P इज इक्वल टू एच लैम्डा वेव, और वेव से सीधे चलेंगे यहाँ पे एज अ पार्टिकल, तो इज इक्वल टू पीसी, यानी एनर्जी और मैटर इन दोनों के बीच में जो गैप फिलअप कर रहा है उसके बीच का ब्रिज कौन है भैया, हमारा मोमेंटम है। तो मोमेंटम ही दोनों चीजों को बहुत अच्छे से आपस में इंटरचेंज करता है। क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पे जंप करेंगे। हम ध्यान से देखेंगे यहाँ से, एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इसे हम आगे ब्रेक करेंगे तो एच इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी ब्रेक होगी आपकी सी बाई लैम्डा में। समझ गए बात को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, नेवर ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द सोर्स। इंटेंसिटी पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। समझ गए बात को। सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे है। एनर्जी का जो डिपेंडेंसी है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे लिखी है मास प्रॉपर्टी। जैसे हम एनर्जी की मास प्रॉपर्टी में आएंगे तो उसका रेस्ट मास क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, और डायनामिक मास मुझे क्या मिलेगा, h अपॉन में c लैम्डा। ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा कोई भी क्वेश्चन डायनामिक मास से रिलेटेड होता है तो आपको याद रखना है h बाई सी लैम्डा। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रेस्ट मास से ही क्या होंगे, फिनिश हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम की कहानी। ठीक है, ये मोमेंटम भी शो कर रहा, तो अगर मैं मोमेंटम का रिलेशन निकालूं एनर्जी के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू ई बाई सी। क्या मिलेगा मुझे, P इज इक्वल टू ई बाई सी। इसे और ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, h बाई लैम्डा। समझ गए बात को। E की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो C, एच सी बाई लैम्डा वहां पे गया तो C से C कैंसिल आउट हुआ और क्या मिल गया, h बाई लैम्डा मिल गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनवेरियंस पे। इनवेरियंस में क्या करते हैं हम, मोशन वाले पार्ट को चेक करते हैं कि रेस्ट पे क्या बिहेवियर और मोशन करने पे क्या बिहेवियर। देखो, ट्रैवल्स एट अ स्पीड c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन अ वैक्यूम। अब इसकी और खास बात क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये किसी भी फील्ड की वजह से अट्रैक्ट नहीं होंगी, जबकि ये खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर भी ये किसी की वजह से अट्रैक्ट या फिर डिफ्लेक्ट नहीं होती। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, इनको दिमाग में रखना। ठीक है, इनसे आपको रीजन एसोसिएशन मिल सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब और ज्यादा अच्छे से सीखने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। यहां पे हमने ये शो किया, ये हमारे क्या है, इनकमिंग फोटॉन्स है, इज इक्वल टू एच न्यू। इंसिडेंट एनर्जी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और जैसे ही हम इस मेटल की सरफेस पे गिरेंगे, देखो इस मेटल की सरफेस पे एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ है, देखा सबको, देखा हुआ है, एक लॉक लगा हुआ है। और ये लॉक जब तक नहीं ओपन होगा इस तरफ का कोई भी बिहेवियर नहीं आएगा। ये जो लिखा है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक ये लॉक ओपन नहीं करोगे। इस लॉक को हम क्या बोलते हैं, इस लॉक को हम बोलते हैं भाई वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। तो जो एनर्जी आ रही है सबसे पहले उसे इस वर्क फंक्शन को क्लियर करना होगा। जब तक आपके पास वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं है तब तक ये लॉक ओपन नहीं होगा, तो आगे का फिनोमेना भी नहीं होगा। जैसे ही आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन को क्या करती, ओवरकम करती, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू ला के रखती है, तुरंत ही ये लॉक ओपन होगा और आपको यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो अपनी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ ही बाहर जाएंगे।
क्या बात समझे? यानी यहां से कुछ एनर्जी आई, पहले उसने इस लॉक को ब्रेक किया, तो लॉक को ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च हुई उसे हमने क्या बोला, यहाँ पे वर्क फंक्शन बोला। इसके बाद जो बची हुई एनर्जी है, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर इजेक्ट हो गए, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। समझ के बात को? क्लियर हुआ सबको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब इसका कोर रूल समझ लेते हैं, याद रखना इस बात को, गलती नहीं करनी। इफ इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इज लेस देन वर्क फंक्शन, देयर इज नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा सर। अभी इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इज ग्रेटर देन ऑफ वर्क फंक्शन, तो क्या होगा, इंस्टैंटेनियस एमिशन हो जाएगा, मतलब तुरंत लाइट गिरी नहीं, पलक झपकेंगी नहीं आपकी, और इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसके बीच का जो टाइम लैग चलता है वो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁹ सेकंड का चलता है, इतना कम टाइम लगता है। समझ गया? बिल्कुल भी कोई भी टाइमिंग का प्रोसेस नहीं इसमें, कि आपको इसमें टाइम यूज हुआ, टाइम लैगिंग तो है ही नहीं, तुरंत ही इमिट आउट होंगे। बात समझ गए? बस क्या ब्रेक करना है मुझे, वर्क फंक्शन जैसा पार्ट ब्रेक करना है। अभी से हम और ज्यादा अंदर डीपली लेके चलेंगे और ज्यादा ब्रेक करेंगे ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, अब ध्यान समझना। इसी रिस्पेक्ट में कौन आए, तो इस रिस्पेक्ट में आए भाई हमारे आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, जिसके लिए यहां से ये नोबेल लेके गए हैं। अब इन्होंने इक्वेशन में क्या बोला, ठीक है, ध्यान से समझना। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। स्टार्टिंग फॉर्म हमारा क्या है कि हम कौन सी एनर्जी लेके आ रहे हैं, हम टोटल एनर्जी ई लेके आ रहे हैं। वो कहां पे यूज हो रही, तो पहले वर्क फंक्शन में यूज हो रही, फिर जो बच रही है उसका क्या बनना भाई, काइनेटिक एनर्जी बन रही है। ठीक है, समझ के बात को? क्लियर हुआ? अभी काइनेटिक एनर्जी को इधर हमने क्या, देखो यहाँ पे, और ये वाला पार्ट इधर भेजेंगे, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो ई का मतलब क्या होता है, एच इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन को आप डब्ल्यू नॉट से चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास ये फाई का भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से आप आओगे तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। दिख रहा है सबको? क्लियर? मतलब हम जैसे वर्क फंक्शन जितना जरूरी था वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो हमने जैसे ही दिया, तो बचा हुआ सब क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। ठीक है, इसे और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ई, ये लिखा है वी नॉट। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इतने पोटेंशियल पे जो भी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुक जाते हैं। एक्चुअली में सारा गेम आपको पता है कि एक पूरे एक्सपेरिमेंट पे टिका हुआ है। आपको पता है कि ऐसा हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेटल की प्लेट होती है, हमारे पास एनोड होता है, और यहाँ पे लाइट आके गिरती है और यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के यहाँ पे पहुंचा करते हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके वहां पहुंच रहे थे, अगर तुम्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जैसे तुमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया तो वो काइनेटिक एनर्जी को रोक देते हैं। दैट्स व्हाई हम इन्हें इक्वेट करते हैं। ठीक है, अभी v को, फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करोगे तो c बाई लैम्डा, और वैसे ही वर्क फंक्शन को ब्रेक करोगे तो वर्क फंक्शन को ब्रेक करने पे भी hc बाई लैम्डा डॉट, ये भी एनर्जी का पार्ट है। और अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आई है, एक स्टेप में इसको और ज्यादा पहले लिखना चाहूंगा ताकि आप और अच्छे समझो, h न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे तो ये लिखा ही था, ये क्या है, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हम एनर्जी इंसिडेंट करा रहे थे, उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इसका अमाउंट हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, या फिर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर इसकी वैल्यू इससे थोड़ा भी कम हुई तो कोई एमिशन नहीं होगा। जैसे हम कह रहे थे कि इसकी वैल्यू से ज्यादा हो, तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब भाई इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो, तभी तो। समझ के बात को? तो अगर इससे कम हुए तो एमिशन नहीं होगा, तो हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर इस फ्रीक्वेंसी को मैं वापस ब्रेक करूंगा c बाई लैम्डा में, तो क्या बन जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बन के तैयार होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पर वेयर वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने लिख रखा है, आगे यहाँ पे समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इसे पढ़ा होगा, इसको अगर हमने अपने 12th में पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम याद करते थे डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट के नाम से, जहां पे हम प्लैंक कांस्टेंट h का कैलकुलेशन करके लाते थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमने बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एक्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल की है, ये फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, समझ गए बात को? ओके, अब यहाँ पे एक जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये इसकी स्लोप हो गई, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा समझिए कि थोड़ी देर के लिए मेटल की सरफेस है, जैसे ही इतनी फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंचे तो देखो बाहर की तरफ एक लाइन शो होगी, दैट इज यहां से बाहर की तरफ एक लाइन शो हुई। इसका मतलब सब क्या समझो कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया है। आप ऐसे समझो कि जो नीचे वाला पार्ट है, इतनी रिक्वायर्ड मुझे एनर्जी है, इससे कम होगा तो बात नहीं बनेगी। समझ गए बात को? ये वाला जो यहाँ पे इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे वर्क फंक्शन के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि इतना तो भाई खर्च हो ही जाएगा। समझ गए बात को? अब जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, एक टाइम पे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंच गए। जैसे तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, उसने तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, एमिट कर दिया। देखो उससे कम पे कोई एमिशन नहीं, उसके आगे एमिशन दे दिया। जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा एमिशन होगा। ठीक है, फिर आपको देखो ये स्लोप यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये स्लोप का रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे है, h बाई ई प्लैंक कांस्टेंट ओवर इलेक्ट्रॉन चार्ज। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? गेट इट? ठीक है, तो यहां से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये बना किससे था, जस्ट बगल वाले से। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे सीधे क्वेश्चन पे।
पीवाईक्यू मास्टरी वर्क फंक्शन एनालिसिस, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, potassium K and sodium Na are 2.14 eV, 2.30 eV and 2.75 eV respectively यहाँ पे रुका, अब आगे देखो, if incident electromagnetic radiation has an energy of 2.20 eV, एनर्जी कितनी लेके आए हो 2.20 eV, which of these photosensitive surfaces may emit photoelectron, कौन फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा, कौन एमिशन करेगा। तो रूल क्या है, रूल क्या है कि जो एनर्जी आए वो हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबके वर्क फंक्शन ये लिखे हुए हैं और एनर्जी 2.20 की आई है। अब देखो ये 2.20 किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2.14 से ज्यादा है, ये एमिशन करेगा। 2.30 इससे तो कम है, एमिशन नहीं होगा। 2.75 इससे भी कम है, इससे भी एमिशन होगा। तो कौन एमिट होने वाला है 2.14, पहला नाम कौन था, सीजियम। समझ गए, सिंपल इजी, सीधे सीधे क्वेश्चन आया, बस आपको पता हो तो बात बनेगी। तो लिखा हमने यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ये किसमें हुआ है, तो हमने देखा 2.20 यहाँ पे चाहिए था और 2.20 की वैल्यू क्या है, 2.14 से ज्यादा है। समझ गए, तो इस एमिशन में हमने यस बोल दिया, बाकी सब में हमने नो बोल दिया, सिंपल सी बात है, सीधे सीधे। आगे नेक्स्ट, अगला हमारा पीवाईक्यू किस बात पे पढ़ेंगे। फॉर अ मेटल हैविंग अ वर्क फंक्शन W नॉट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हमारी, लैम्डा है, ठीक है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2W नॉट। हमने क्या किया, अपने वर्क फंक्शन को 2 गुना कर दिया। जब वर्क फंक्शन W नॉट था तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा थी, अभी ये 2 टाइम्स हो गया तो लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले जाओ दौड़ के और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखो। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, एच न्यू नॉट। अभी जो बिहेवियर है वो लैम्डा के साथ देखना, तो एक स्टेप और बढ़ जाओगे तो सी बाई लैम्डा नॉट मिलेगा। अब ध्यान से देखो तो एच और सी सब क्या है, कांस्टेंट है, तो दिमाग मत लगाना, वैल्यू मत रखने चले जाना, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो हमेशा 2 बार फॉर्मूला लिखो, रेशियो लिखो, आंसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें तो सब सेम होके कैंसिल आउट हो जाती हैं। समझ के बात को। तो अब अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो मेरा जो वर्क फंक्शन है वो थ्रेशोल्ड के साथ कैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैंने क्या किया, इसे 2 टाइम्स इंक्रीज करने की बात की, तो ये 2 गुना कब बढ़ेगा, जब ये आधा होगा। इसे आधा करोगे तभी नहीं 2 गुना होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट बात हो रही है, सिंपल सी बात है कोई ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे λ/2 लिखा हुआ है। दैट इज द वे, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख लो, पढ़ लो, ठीक है। अगले पे आते हैं, सेकंड पीवाईक्यू मास्टरी आइंस्टाइन इक्वेशन से रिलेटेड और वेलोसिटी रेशियोज पे। पहला क्वेश्चन ध्यान से, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझना, जो हम लाइट की फ्रीक्वेंसी लेके आए हैं वो 2 टाइम्स है हमारे किससे, थ्रेशोल्ड से। थ्रेशोल्ड चाहिए थी म्यू नॉट, हमारी 2 गुना है, तो सिंपल सी बात है, हमेशा हम कर रहे होंगे। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल द मैक्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v1। तो जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला उसकी वेलोसिटी क्या मिली, हमें v1 मिली। ओके, आगे बढ़ेंगे। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, क्या बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, इंक्रीज टू 5 v0, 5 गुना कर दिया, अभी 2 गुने से 5 गुना लेके चले गए। द मैक्स वेलोसिटी इज v2, हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, v2 हो जाएगी। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द v1 टू v2। हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि v1 और v2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने ऊपर ही लिखा कि आइंस्टाइन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमसे बात कर रहा है कि भाई हमने थ्रेशोल्ड बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस किए, तो इसका मतलब है कि आपको जाना है इक्वेशन के साथ, ठीक है। जनरली आइंस्टाइन इक्वेशन ही टच करनी है और आपको वहां से इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा। चलो अभी समझते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्टिकुलर आइंस्टाइन इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखें काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने इधर रख लिया पहले से, ठीक है। शुरू करते हैं, ये हमने इंसिडेंट कराई है एनर्जी जो आई है, और ये हमारा एच वी नॉट क्या है, वर्क फंक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, एच न्यू नॉट और ये आ गया। अभी काइनेटिक एनर्जी में हमें वेलोसिटी तक जाना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला लिखो जिसमें वेलोसिटी आती हो, तो दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हमने इसे ओपन किया तो क्या मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल, जैसा क्वेश्चन डिमांड करे वैसा सॉल्यूशन चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हाफ एम वी वन स्क्वायर, पहली केस की बात करेंगे, फर्स्ट वेलोसिटी हमको जो मिली थी वो वी वन थी, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, समझना, एच ये क्या है, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट पहली बार तुमने की थी वो क्या थी, 2 गुना थी, तो हमने यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू रख दी, पहले वाली सेम थी, डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा, एच न्यू नॉट। सिंपल, इजी इजी, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस आप तरीका समझ जाओ। इसके बाद केस 2 में चलते हैं, फिर से हाफ एम वी टू स्क्वायर, वेलोसिटी बदल गई थी, अभी कितनी हो गई, 5 गुना, तो हमने 5 गुना वाली रखी, वर्क फंक्शन तो पहले से वही था, वही रखा, अभी क्या आया 4h नॉट। अब क्या करना है, रेशियो मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है, सिंपल सी बात है, रेशियो ले लो, डिवाइड करो। रेशियो किसको नहीं करना आता, ये डिवाइड बाई ये,
V1 स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर 1/4। अब ध्यान देने वाली बात है, उसने जो रेशियो मांगा है वो V1 और V2 का मांगा है, तो V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर का मत दे देना, दौड़ के 1/4 मत कर देना, ठीक है। V1 बाई V2 चाहिए तो इधर क्या लगेगा, रूट 1 बाई क्या बचेगा 2। दैट्स योर आंसर। आया, क्योंकि ऑप्शन में 1:4 भी रहेगा और जैसे 1/4 देखोगे आप तुरंत कर दोगे, इससे ध्यान देना, ठीक है। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है, समझ गए, सीखे, क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 100%, बस साथ में बने रहिए। आगे, द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी रूल बुक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी वे से सारी चीजें हमने इधर और इधर लिखी, आपको बस ध्यान से समझना है। देखो बहुत सिंपल समझो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। वही सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारी लाइट में नहीं है तो आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारी इंटेंसिटी 1000 गुना हो, 5000 गुना या कुछ भी, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात। तो वो एनी हाउ मुझे क्या है, चाहिए ही चाहिए, वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा आप समझो। क्लियर होगी बात। तो अब बाकी की जो टर्म्स है उन पे हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से। मॉडिफाई इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इधर आओ इंटेंसिटी के पार्ट में, दैट इज डाई। अब ये क्या करेगा वो समझना। जैसे ही मैं कहता हूं कि मैंने अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि मोर फोटॉन्स। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे, पहले 100 गिर रहे थे अब 500 गिरेंगे, समझ गए, बढ़ गए। इससे क्या हुआ, इससे होगा क्या, करना क्या, ध्यान समझना। कीप्स एनर्जी पर फोटोन द सेम। फोटोन के नंबर बढ़े, एनर्जी नहीं बढ़ी है, ठीक है। 100 थे 200 हो गए, तो अब 200 फोटॉन्स नीचे आएंगे लेकिन सेम एनर्जी के साथ आएंगे, बट इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। समझ में आ रही बात। कीप्स एनर्जी पर फोटोन सेम, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन की एनर्जी सेम है लेकिन उनके नंबर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचेंगे प्लेट पे तो ज्यादा करंट बनेगी, इसलिए ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी वो ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स रिमेन कंप्लीटली अनचेंज। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इस बात को याद रखो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं बढ़ी है, सिर्फ नंबर्स बढ़े, नंबर्स बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट बनेगी, ठीक है, बात समझ गए। अब आ जाओ सीधे इधर फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में। क्या कहती है फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या आएगा, मोर एनर्जी। जितना फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आओगे तो कीप्स द नंबर ऑफ फोटोन सेम। ये नंबर्स में तो कोई चेंज नहीं करेगा, 100 थे तो 100 ही रहेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी पहले से इंक्रीज कर देगा, बट गिव्स ईच इंडिविजुअल फोटॉन्स मोर पंच, मोर एनर्जी। अभी और ज्यादा एनर्जी के साथ आएंगे, हाई एनर्जी लेके आएंगे और तेजी से एमिशन करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। रिजल्ट में क्या होगा, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, क्योंकि वर्क फंक्शन तो हर मेटल का फिक्स होता है। अब तुमने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी तो वर्क फंक्शन थोड़ी ना बढ़ जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा जितना उसको चाहिए था। अब जो बचा वो सब कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। पहले एक माइनस पर रुक जाता था इलेक्ट्रॉन, हाथ दिखाया रुक जाओ, अभी ज्यादा एनर्जी के साथ आया तो एक थोड़ी रुकेगा, फिर दो लगाने पड़ेंगे, भाई रुको, समझ गए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये क्या इफेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या कांस्टेंट है, सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि भाई इसने नंबर नहीं बढ़ाए, नंबर वही है, तो जब नंबर वही है तो करंट नहीं बढ़ेगी। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो आ जाओ, अब जो हमने पीछे सीखा बस हम ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसी के साथ बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, एन के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। दिस वाई ये आपको स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी और ये हमारी क्या है, कलेक्टर प्लेट, ठीक है। कलेक्टर प्लेट के ये जहां पे हमने 0 लिखा है, इसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट हमने बना रखी है एनोड, और इस तरफ जब आना शुरू करोगे तो नेगेटिव चार्जेस हमने रखने शुरू कर दिए थे जिससे उसे रोकना था, तो ये उस तरफ के पार्ट को शो करता है। क्लियर है। अब ध्यान से हमने यहाँ पे जो फोटॉन्स लिए हैं, जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, वो अलग अलग इंटेंसिटी पे लिए। अलग अलग इंटेंसिटी का मतलब अलग अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो भाई सबकी जो करंट हमको यहाँ से मिलने वाली है वो सारी करंट का अमाउंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग क्या मिली मुझे, सैचुरेशन करंट मिली, सब पे अलग अलग करंट मिली देखने को। ओके गुड। अब इंटेंसिटी के बदलने से क्या नहीं बदलता, तो वो नहीं बदलता है क्या सर, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदलेगी तो क्या नहीं बदलेगा सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो तीनों लाइनें जब हम इधर लेके आए तो सब एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक गए, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम थी। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे मैंने लगाया और सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे थे लेकिन सबकी एनर्जी क्या थी, सेम, इसलिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रुक गए। समझे बात को, क्लियर। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओ। फोटो करंट है और यहाँ पे फिर से हमने एनोड और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल सारी चीजें लगा रखी।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस बार हमने फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर ली, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, सबकी सेम है आई। अब सेम इंटेंसिटी है तो जो करंट का पार्ट है होने वाला सर वो तो सेम होने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब क्योंकि तुमने फ्रीक्वेंसी बदल दी तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बदल दी, सब अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, तो सबको रोकने के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो फ्रीक्वेंसी हमारी 1 वाली है, फिर 2 है, फिर 3। तो 1 वाले का ग्राफ देखो सबसे आगे आया होगा, इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल खर्च होगा, फिर 2 पे खर्च होगा, फिर 3 पे खर्च होगा। समझ गए? तो आप ऐसे याद रखो, हायर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्स अ लार्जर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके लिए ग्राफ में आ जाओ, हायर इंटेंसिटी इंक्रीजेस सैचुरेशन करंट बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स आइडेंटिकल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ग्राफ मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, ज्यादातर ग्राफ और रीजन एलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। चलो आ जाओ, अब फिर से हम लोग पीवाईक्यू लेके आ गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं। पीवाईक्यू को अपने ध्यान से पढ़िएगा, अगर तुम कोशिश करना चाहो खुद से तो खुद से करना, ठीक है, पॉज करके। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.9 टाइम्स, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.9 टाइम्स बोलने का मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए थी वो v है, और अभी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 1.9 v टाइम्स है। इसका ये मतलब हुआ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। इस फ्रीक्वेंसी को हमने आधा कर दिया एंड द इंटेंसिटी डबल, और हमारे पास जो इंटेंसिटी थी ये था, ये पहले की कहानी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 1.9, ये रिक्वायरमेंट वाली बात है। ठीक है, ऐसे करके आ रहा था, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, ये 1.9 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और आई क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, सारी बात समझ में आई, क्लियर है? ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे बताओ क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या बात की कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती और घटती किससे, आई से बढ़ती है और आई से घटती भी है, बिल्कुल बढ़ती है क्योंकि नंबर बढ़ा देता है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रीक्वेंसी, जितनी चाहिए उतनी तो मिलनी चाहिए, उससे कम हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा, चाहे कितने गुना इंटेंसिटी लेके जाओ। तो भाई तुम्हारे लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, इसको आप क्या समझो, 1 समझो। अभी 1.9 थी, तुमने इसका आधा कर दिया, तो 1.9 का तुम आधा करो, कितना पहुंच गए, 19 का हाफ करो, 19 का हाफ करोगे तो आप कितना पहुंच गए, 1 से कम, 0.8। 0.8 क्या 1 से कम है सर, 100% सब कम, सॉरी 0.9 कम है, 100% 0.85 के, सॉरी 0.95 के आसपास आओगे, तो 0.9 1 से कम हुआ ना। अब आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से आप नीचे आ गए, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो इंटेंसिटी कितनी भी रखो, आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये प्रूफ यहाँ पे हैविंग 1.9 एल्स क्या बन गया, 0.95 बन गया। 0.95 की वैल्यू 1 से कम होगी, जो कि थ्रेशोल्ड से नीचे चला गया, और अब एमिशन कंप्लीटली क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा। इंटेंसिटी कुछ भी हो, नो मैटर, डजंट मैटर। ठीक है, समझिए बात को। ओके, अगले पीवाईक्यू पे आइए। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट डिटरमाइंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर प्लेट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर प्लेट है, ये हमारी कलेक्टर प्लेट है, इस प्लेट पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी आ रही है। अभी हमें ऑप्शन दिया है कि कौन से ऑप्शन जो होंगे सही होंगे, बस हमसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो वहां पे रीच कर रहा है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो किन किन बात पे डिपेंड करेगी। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगी, तो भाई जो तुम फ्रीक्वेंसी लेके आओगे उस पर तो डिपेंड ही करेगी। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, देखो थ्रेशोल्ड चाहिए तभी तो होगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब ये मानो कि थ्रेशोल्ड तो मिल ही गया तभी तो एमिट हो रहा है। अब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो थ्रेशोल्ड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो बचेगा वो सब कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। वो सारा काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। मतलब ये वाली बात सही है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इतना सा पॉजिटिव लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे, यहां से तो एमिट हो रही है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी मेरा मन हुआ कि नहीं मैं और पॉजिटिव लगा दूं, तो क्या और तेजी से इलेक्ट्रॉन वहां जाना शुरू करेंगे, मतलब ये भी काम का है। अब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे बात करते हैं। चलो आ जाओ, वर्क फंक्शन क्या कहता है भैया, कि इतना मुझे दो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास एनर्जी बस इतनी है लेकिन वर्क फंक्शन उसका ज्यादा है, तो तुम्हारी ज्यादा एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च हुई, बचा कुछ इलेक्ट्रॉन को मिला तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलेगा, हो सकता है सरफेस पे ही निकल के खाली पहुंचे। लेकिन मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन एकदम कम है और तुम्हारे पास एनर्जी अब ज्यादा हो गई, एनर्जी तो उतनी थी, समझ गए, एनर्जी हम एक डिसाइड करके लेके आए क्या इतनी, अब हमने किसी एक दो मेटल को दिया, एक मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा था तो वो ज्यादा कंज्यूम कर गया तो उसका इलेक्ट्रॉन धीरे से निकला। लेकिन दूसरा जो मेटल था उसका वर्क फंक्शन बिल्कुल कम था तो बचा ज्यादा एनर्जी, वो काइनेटिक में चला गया, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा वेलोसिटी, मतलब वर्क फंक्शन पे भी डिपेंडेंसी है, इसलिए ऑल ऑफ दिस का आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी आपको, फिर हो जाएगा। ओके, तो हमने एक पार्ट फिनिश कर दिया है। अब हम अगले पार्ट पे जंप कर रहे हैं, किसमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। सर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको भी इसमें नोबेल मिल गया। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 नोबेल अकेले, एक आइंस्टीन भैया को और एक डी ब्रोगली भैया को। ठीक है,
आप चाहें तो दादा भी कह सकते हैं। फिलहाल आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। लुइस डी ब्रोगली कब किया था? 1923 से, याद रखना, हो सकता है पूछ रहे हैं। प्रपोज दैट इफ लाइट वेव्स कैन एक्ट एज पार्टिकल्स, मैटर मस्ट एक्ट एज वेव। मैंने कहा था ना कि ये सिमेट्री वाला लॉ यूज करेंगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा, समझ गए? वो वाली बात है। अब वेरिएबल समझ लो, लैम्डा क्या है? मैटर वेवलेंथ है, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और पी क्या है? मोमेंटम mv। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है सबको? 6.6 याद है, इंटू 10⁻34। याद रखना, ये सब कांस्टेंट रटे होने चाहिए। ओके, की इनसाइट नाउ द वेव नेचर इज ओनली ऑब्जर्वेबल एट द क्वांटम लेवल। फिर से, द वेव नेचर इज ओनली ऑब्जर्वेबल एट द क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल पे हम इन वेव को ऑब्जर्व कर पाएंगे। मैटर मतलब सब कुछ। ये मैं टिफिन उठा के फेंक दूं तो इसको भी वेव बनाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, लेकिन उसकी वेव तुम्हें तभी दिखेगी जब हम क्वांटम लेवल पे देख पाएंगे। ठीक है, समझो। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है सर। जितने बड़े ऑब्जेक्ट उतनी छोटी वेवलेंथ, और इस वजह से उनको मेजर करना या फिर देख पाना बिल्कुल ना के बराबर है। कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, सब ही वेव का फॉर्मेशन करेंगे। बस ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी मिलेंगी, इसलिए ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सब जो बहुत माइन्यूट माइन्यूट से, तो ये अच्छी खासी वेवलेंथ बनाते हैं जिससे हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। समझ गए? ये सब के लिए है। क्लियर है? बस बात है कि किसे ऑब्जर्व कर पाओगे, किसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ओके, मैटर वेव के फॉर्मूले ट्री पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब हम एक एक चीजों को चेंज करेंगे। भाई एच तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया, अब जो गेम है वो पी में करेंगे। तो अब समझो, पी का रिलेशन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ लूं, ठीक है, मोमेंटम का रिलेशन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ निकालने की कोशिश करूं तो क्या मिलता है? √2m/e। ठीक है, ई के लिखा है काइनेटिक एनर्जी, तो ये रिलेशन हम मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/2m, और अंदर ई के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। सेम ऐसे अगर मैं अपने इस मोमेंटम वाले पार्ट को इसमें चेंज किया, अब मतलब मोमेंटम वाला पार्ट जो है ऑलरेडी ई के में चेंज हो गया। अब देखो ये वाला ब्रिज यहां से कनेक्ट करेंगे, ई के इज इक्वल टू, तो देखो क्या लिखा है? Q इंटू वी। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये लिखा है E इंटू वी। ठीक है, चार्ज वाला पार्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये E इंटू वी को हम यहाँ पे चेंज करके, तो जब भी मुझे समझना है ऐसा कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को कोई पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहां से? मतलब मान लो तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो ये फॉर्मूला बस यहां से आ जाए कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखते थे, इसकी वजह से वाले भैया यहाँ पहुंच जाते थे। ठीक है, समझना मेरी बात को, इसकी वजह से भैया यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी मैं क्या करूं, इतने भी यहाँ पे नेगेटिव टाइप पोटेंशियल बना दूं तो इसको मैं रोक लूंगा, मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को अपने इस वाले पार्ट के साथ बैलेंस कर लूंगा। कितना वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है वहां से वहां तक जाने के लिए, उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मुला बन के हमारा तैयार हुआ। तो आपको बस याद रखना कि जब भी पोटेंशियल रिलेटेड बात की जाए तो आप इस फॉर्मुले में तुरंत जंप कर जाओगे। 2m और E की जगह क्या लिखोगे? Q इंटू वी लिखोगे। अब जरा नीचे बात करते हैं एग्जाम हैक के लिए, क्या है? द इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट, बहुत जरूरी। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम है, सीधे यही फॉर्मुला यूज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट में ये क्या लिखा है? V का मतलब क्या है? पोटेंशियल। कौन सा? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, सीधे आप ये फॉर्मुला लिखो। ठीक है, दूसरा फॉर्मुला यही है, फॉर्मुला सेम है, बस ये नैनोमीटर में ये एंगस्ट्रॉम है, इसलिए वजह से क्या होगा? एक पॉइंट थोड़ा इधर खिसक गया, 12.27 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो आपको ये यूज करना है, अभी मिलेगा और हम यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ। चैलेंज मॉड्यूल, डी ब्रोगली एंड काइनेटिक एनर्जी का चैलेंज मॉड्यूल 3 से। चलो शुरू करते हैं सर क्वेश्चन। बाय व्हाट फैक्टर विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल? फिर से ध्यान से क्या सुनना है, क्या सुनना है? बाय व्हाट फैक्टर विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज? कौन चेंज हो जाए? लैम्डा चेंज हो जाए इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डबल। किसमें फर्क, किसमें बदलाव किया सर? काइनेटिक एनर्जी में। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का पहले फॉर्मूला ढूंढ के लाओ। तो हमने अभी क्या सीखा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में क्या सीखा? 2m/e। यही तो रिलेशन था, यही था। अभी क्या है? ये पहला रिलेशन है जब कुछ नहीं बदला था। अभी तुमने क्या किया? इस काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना कर दिया। अगर तुम लैम्डा के साथ अपनी केवल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखो तो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तुमने इसे 2 गुना कर दिया तो ऐसा कुछ दिख गया। ठीक है, तो अभी ये बढ़ रहा है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। कितना घटेगा? वही फैक्टर, जिस फैक्टर से बढ़ा है। तो कितने फैक्टर से बढ़ा है? तो ये √2 फैक्टर से बढ़ा है। इसके लिए ये √2 फैक्टर से बढ़ा है। समझ में आ रही बात? तो ये कितने टाइम्स गिर जाएगा? √2 फैक्टर्स गिर जाएगा। ऑप्शन है कोई √2 फैक्टर्स? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बहुत सिंपल सा काम करना है सर। क्या करना है मैं इसी में करके बताता हूँ। देख तो लिया तुमने इसको, पहले ये वाला फॉर्मूला लिखो। ठीक है, ज्यादा नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, 2m और 2k लिखो। ठीक है, अभी दोनों का क्या ले लो? रेशियो ले लो। दौड़ के आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। ओके, नेक्स्ट
अगला पीवाईक्यू मास्टरी करने जा रहे हैं सर डी ब्रोगली ग्राफ एनालिसिस पे। ग्राफ्स पूछते हैं, वैल्यू दे देते, कहते हैं इनके बीच में बना के दिखाओ, तो वो सीखेंगे। किसके बीच में बोला, विच ग्राफ करेक्टली शोज, वैसे हमने दिया नहीं है पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनाना है फॉर अ फ्री पार्टिकल। एक फ्री पार्टिकल के लिए हम ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे 3-4 ग्राफ आपको गिवन कर दिए जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ नहीं लिया, हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि चीजें बनती कैसे। तो फिर ध्यान समझना, हमें चाहिए लैम्डा और हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। लिखा? फिर देखो लैम्डा तुम्हें किस तरीके से चाहिए, तो तुम्हें लैम्डा चाहिए 1/λ² के फॉर्म में, यानी स्क्वायर चाहिए इस पे। तो लैम्डा का स्क्वायर करो, इधर किया उधर भी किया। अभी लैम्डा किसे चाहिए, अपॉन में चाहिए अपने को ना, तो इसको क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो। तो 1/λ² कर दिया, वो भी इन्वर्ट हो गया इन्वर्ट। अभी बात समझे। अब काइनेटिक एनर्जी के पास आओ कि भाई तुम्हारे पास तो कोई पावर या कुछ नहीं, तो ये सिंपल सीधे साधे हैं। अच्छा सिंपल सीधे साधे हो तो बस इन्हीं को ले लो, तो इनको अलग कर लो। तो देखो ये चाहिए मुझे और ये चाहिए। अब जितना बच जाता है ये मेरे लिए किसका बिहेव करेगा, कांस्टेंट का बिहेव करेगा। ये सब स्लोप में मिलेंगे, ठीक है। जो भी स्लोप बनेगी ये स्लोप का काम करेंगे। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, तो 1/λ² इज इक्वल टू, अब ये मेरे लिए कांस्टेंट का बिहेव करेगा, तो 1/λ² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या गया भैया, काइनेटिक एनर्जी। अब ये मत कर देना कि काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच का ग्राफ बना इन्वर्सली कर दो। हाँ, लैम्डा के साथ ग्राफ नहीं बना रहे ना, λ² से बना रहे हैं हम। ग्राफ बना रहे हैं 1/λ² साथ। देखो लिखा है ना 1/λ² से ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ को ऐसे मत कह देना कि सर तो इन्वर्सली, नो 1/λ², ये इसके साथ स्ट्रेट बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ये पूरी अब समझो कि क्वांटिटी ए हो गई। अब ए और के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन। ओके, गलती मत करना, ठीक है। आगे, और अगर मान लो आपको और ज्यादा ग्राफ की प्रैक्टिस करनी, की लग रहा है थोड़ा कम है और ज्यादा हो जाते, तो हमने जो है जो क्लास 12 के पीवाईक्यूज कराए हैं, आप जाओ वहां पे जाओ और वहां पे भर भर के क्वेश्चंस कराए, आपको एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, आप स्पेशली उन्हीं वाले पार्ट को जाके देख लेना, ठीक है। सेक्शन 4 द अल्टीमेट प्रूफ डेविएशन जर्मर, ये बता सर ये किस लिए किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि ताकि हम वेव नेचर को थोड़ा पढ़ पाए, देख पाए। देखो यहाँ पे मैंने गोल लिखा है, तो जो हम फायर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं एट अ क्रिस्टल लैटिस टू सी इफ दे डिफ्रैक्ट लाइक वेव्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकली, ठीक है। यहाँ पे निकल टारगेट इससे लड़ा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, तो हम ये एंगल्स मेजर करते हैं कि कितने पोटेंशियल पे कितना मैक्सिमम एंगल मिल सकता है, इस तरह की चीजें हम यहाँ से करते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। वो हमने ऐड कर लिया ताकि आपको याद दिला दें। आओ क्वेश्चन में अभी हम इनका यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग शॉर्टकट, थोड़ी देर पहले बात की थी, डेविएशन जर्मर से वही चीजें रिलेटेड है, यहाँ पे भी बात करेंगे। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। कितने से हमने किया, वी वोल्ट से किया। आगे सुनो, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 1.227 into 10⁻⁻2 नैनोमीटर, व्हाट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो इस v की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन समझ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ रेस्ट से इतने वोल्ट से, तो उसकी डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो इतनी है, तो अब बताओ उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन आया है तो साफ साफ इलेक्ट्रॉन का नाम है, तो हमने बात के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो पहले बता दिया था। कौन सा, इलेक्ट्रॉन का हैक, ये वाला सर। ठीक है, चलो अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो आ जाओ। तो रखेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, 1.227 10⁻⁻2 1.227 इंटू रूट वी, ये क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो किस में रखना है, नैनोमीटर में रखना है, ठीक है। अगर नैनोमीटर का एंगस्ट्रॉम होता तो एक पॉइंट यहाँ और खिसक गया होता। सर ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो आपको सेम दिख रही, कैंसिल आउट होगी। 10⁻⁻2, इसे क्या करें सर, इन्वर्ट कर दें। जैसे इन्वर्ट करोगे इसका भी इन्वर्ट होगा, तो 10⁻⁻2 किस में आ जाएगी, +2 में आ जाएगी। तो रूट वी, इसका स्क्वायर, दोनों तरफ सर क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें। तो इसका रूट भी हटाना है, दोनों तरफ क्या कर दो सर, स्क्वायरिंग कर लो। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 10⁻⁴। समझ में आया ना, स्क्वायरिंग करना भैया, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायर करोगे तो भाई ये बन जाएगा तुम्हारा v, और इस पे 4 पावर आ जाएगी, तो फिर 4 पावर। सिंपल, ठीक है। तो जो कह रहे हैं उसको सर लेके चलना है, साथ में कंटिन्यू करके चलना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, तभी तो काम बनेगा तुम्हारा। सुनना है, समझना है। चलो एग्जाम चीट शीट का मतलब क्या होता है यार, बना के दे दिया तुमको कि ऐसा से काम करेगा, उसको याद रख लेना, काम देता है। फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू h h by लैम्डा, मोमेंटम e by c h by लैम्डा, याद रखना है। डी ब्रोगली मैटर वेव्स के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h by p, p को ब्रेक करोगे √2 me की वे, ठीक है। e के को ब्रेक करोगे तो q into v आ जाओगे, ठीक है। शॉर्टकट, इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट हमने दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अंडर रूट में v दिया, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में होता है तो 12.27 अंडर रूट में v, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये आइंस्टीन इक्वेशन है, काइनेटिक मैक्स h न्यू, और ये हमारा क्या हो गया भाई,
ये हमारा क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू नॉट होती है। काइनेटिक मैक्स चाहिए तो कैसे निकालोगे, ईवी नॉट से कंपेयर करके निकाल लोगे। ठीक है, ओके, डेविएशन जर्मर चेक, इसको याद कर लो। ठीक है, ये याद कर लो। देखो क्या होता है, मैक्सिमम स्कैटरिंग जो हमने वहां से चेक की इनके एक्सपेरिमेंट्स है, वो हमें 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे मिलती है, 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे मिलती है। और ऐसे पे अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम है, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। इस बात को भी याद रखना। समझ गए बात को, क्लियर हुआ? तो मास्टरी अचीव्ड, रेडी फॉर द एग्जाम। तो मास्टरी अचीव कर ली सर, आप एग्जाम के लिए रेडी हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो सारी चीजें हमने समझा दी हैं, बता दी हैं, दिखा दी हैं। अब आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, हासिल करना है। एक बार नहीं आया तो दूसरी बार, तीसरी बार, बदल बदल के। ठीक है, आपको मैक्सिमम 1-2 घंटे देने हैं और ये कहानी पूरी तरह से फिनिश हुई। मैंने बताया कि 15% का गेम है, तो हल्के में नहीं लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इनको बहुत अच्छे से कवर करके, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट डाउन जरूर करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।